लास्ट क्लास में जैसा आपने लर्न किया उसके हिसाब से अल्फा पार्टिकल के निकलने से एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज होता है और मास नंबर 4 डिक्रीज होता है, ओके। और बीटा पार्टिकल के इमिशन से एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज हो जाता है। तो एक बहुत सिंपल इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आएगा, आइसोटोप्स आर फॉर्म ड्यू टू emission of 1 alpha and 2 beta particles, okay. Suppose XZA, 1 alpha particle emitted, so mass number A minus 4 XZ plus 1 alpha particle plus 2 beta particle, फाइन। एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज होना चाहिए 1 अल्फा पार्टिकल के इमिशन से, लेकिन एक बीटा पार्टिकल के इमिशन से एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज होता है। तो 1 अल्फा के इमिशन से एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज होगा और 2 बीटा के इमिशन से एटॉमिक नंबर 2 इंक्रीज हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर नाउ रिमेन्स कांस्टेंट, मास नंबर 4 डिक्रीज हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है, आइसोटोप्स, ठीक है। तो किसी भी न्यूक्लियस में से अगर 1 अल्फा और 2 बीटा पार्टिकल इमिशन होगा तो जो पेरेंट न्यूक्लियस है और जो डॉटर आइसोटोप्स ये एक दूसरे के आइसोटोप्स होते हैं, फाइन। अगर हम बीटा पार्टिकल के इमिशन से लिंक करना चाहें तो आइसोबार्स are formed due to emission of 1 beta particle, रीजन, बीटा पार्टिकल के इमिशन से मास नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज हो जाएगा, ओके। 14C6 14N7 प्लस 0E माइनस 1, ठीक है। दोनों क्या है, आइसोबार्स। आइसोटोप समझते हैं, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, आइसोबार्स। सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ओके, आइसोबार्स। एंड आइसोडाइफर्स का फॉर्मेशन होता है due to emission of 1 alpha particle, okay, means XZA emission of 1 alpha particle, Z minus 2 4He2, ये दोनों क्या है, आइसोडाइफर्स, ओके। आइसोडाइफर्स अगर आपको याद है, वेरी गुड, नहीं याद है तो मैं बताता हूं आपको। आइसोडाइफर्स में न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होता है। जैसे देखिए आप, आइसोडाइफर्स हैव सेम डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, मीन्स इसमें n-p का जो भी डिफरेंस होगा वो आपका एक कांस्टेंट वैल्यू होता है और वो सेम रहेगा दोनों के लिए, राइट। फॉर एग्जांपल सपोज 16O8 इजी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑल्सो 8, सो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस यहां कितना है, 0, ओके। सिमिलरली आप साथ में कंसीडर कर सकते हैं 40Ca20, न्यूट्रॉन 20, प्रोटॉन 20, सो न्यूट्रॉन प्रोटॉन डिफरेंस 0, सो बोथ आर आइसोडाइफर्स, ओके। दोनों क्या है, आइसोडाइफर्स है। तो कई केसेस इसमें कंसीडर किए जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल 24 Mg12, राइट।
न्यूट्रॉन प्रोटॉन बोथ आर 12, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस यहाँ क्या है 0। सिमिलरली आप साथ में कंसीडर कर सकते हैं 14 and 7, राइट। तो इन दोनों में भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस क्या है 0। अगर आप और कोई केस कंसीडर करना चाहें लाइक 3H1, न्यूट्रॉन कितने इसमें 2, प्रोटॉन कितने इसमें 1, सो न्यूट्रॉन प्रोटॉन डिफरेंस 2 - 1 1, ओके। साथ में कंसीडर कर ले मेरा आइसोटोप 23Na11, न्यूट्रॉन 12, प्रोटॉन 11, सो न्यूट्रॉन प्रोटॉन डिफरेंस जस्ट 1। So 3H1 and 23Na11 both are isodiaphers, okay? तो ये तीन emissions relevant आपको ध्यान रखने हैं, isotopes formation, isobar formation, isodiaphers formation. Useful information, okay? Next part is group displacement law. ये बहुत ही simple law है given by Soddy and Fajans. इनका जो ये law है extraordinary easy है। आपको मालूम है 1 अल्फा पार्टिकल का emission होगा तो एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज हो जाएगा, तो इनके हिसाब से वो पीरियड टेबल में जो न्यू न्यूक्लियर फॉर्म होगा वो 2 पोजीशन लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, ओके। और अगर 1 बीटा पार्टिकल का इमिशन होगा तो यू नो वेरी वेल कि एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय 1, तो इनके हिसाब से न्यू फॉर्म न्यूक्लियाई पीरियड टेबल में 1 पोजीशन राइट में शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस लॉ इज वेरी इजी। ड्यू टू इमिशन ऑफ 1 अल्फा पार्टिकल, new form nuclei occupied 2 position left in periodic table, okay, very easy. Due to emission of 1 beta particle, new form nuclei occupied 1 position right in periodic table. तो ये तो बहुत easy है क्योंकि हमको मालूम है अल्फा से एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज होता है emission से और 1 बीटा के emission से एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज होता है, तो न्यू जो न्यूक्लियर फॉर्म होगा वो पीरियड टेबल में एक पोजीशन राइट साइड पर आएगा। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी इजी लॉ है, ओके। नेक्स्ट पार्ट इज आइंस्टीन इक्वेशन। आपको ऑलरेडी मालूम है कि हम मास को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करें तो ये इक्वेशन हमारे लिए बहुत यूजफुल होती है, E = mc², ओके। न्यूक्लियर रिएक्शंस में आइंस्टीन इक्वेशन इज वेरी हेल्पफुल। रीजन, वहां पर मास डिफेक्ट होगा तो मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो आपको मालूम हो जाता है कि अगर मेरी रिएक्शन में इतने मास का लॉस होगा तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। तो ये हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके लिए आप एक सिंपल प्रैक्टिस कर सकते हैं कि 1 AMU जो मास है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम और 1.66 × 10⁻⁻27 kg, ओके। सी का वैल्यू राउंड फिगर में हम ले रहे हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। तो अगर आप कन्वर्जन करेंगे तो ये केजी और ये मीटर पर सेकेंड में लेकर इसमें पुट करेंगे तो ये जूल में आएगा, राइट। और वी नो वेरी वेल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ओके। तो इन रिलेशंस को अगर हम यूज करें तो एनर्जी कितना प्रोड्यूस होगा, तो 1 AMU provided या produced is equal to, अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 1.66 × 10⁻⁻27 kg, C स्क्वायर 3 × 10⁸ स्क्वायर, फाइन। और उसको अगर आप जूल में कन्वर्ट करें तो डिवाइड बाय 1.6 × 10⁻⁻19, ओके। तो ये राउंड फिगर में 931.5 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यू कैन से 931.5 × 10⁻6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑलमोस्ट 931 से भी आप याद कर सकते हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि 1 AMU मास इज इक्वल टू दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी। न्यूक्लियर रिएक्शंस में अगर 1 AMU मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो आपको 931.5 × 10⁻6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी आपको 1 AMU मास से मिलता है। आइंस्टीन इक्वेशन से हम न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी कितनी रिलीज होगी वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये टर्म मालूम होना चाहिए, इसका नाम है मास डिफेक्ट। वी आर कंसिडरिंग मास डिफेक्ट, डेल्टा एम से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मास डिफेक्ट नेचर में प्रेजेंट अगर हम किसी आइसोटोप फॉर्मेशन के लिए कंसीडर करें
तो आपको उसके सिंबल से ही मालूम होता है कि उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, और उसका आप फिर एक्चुअल मास मेजर करें। तो एक्चुअल मास टिपिकल होते हैं, जैसे किसी एलिमेंट का है 12.001283 इस तरीके से, राइट। तो एक्चुअल मास बहुत टिपिकल होता है। तो हम अगर आइसोटोप फॉर्मेशन के अंदर मास डिफेक्ट की बात कर रहे हैं, इसको हम डेल्टा एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो डेल्टा एम इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आइसोटोप, ठीक है, माइनस एक्चुअल मास ऑफ आइसोटोप, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कंसीडर किया 23Na11, तो इसके अंदर 11 प्रोटॉन है, ठीक है, 11 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, अब इस आइसोटोप का जो एक्चुअल मास होगा, जो आप मास स्पेक्ट्रोमीटर से फाइंड आउट करते हैं, वो यहां रखेंगे। तो इन दोनों के बीच में जो माइनर डिफरेंस होगा, आपको ऑलरेडी न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के थ्योरेटिकल मास मालूम है, ओके। तो ये जो मास का आप सम करेंगे न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का, उसमें से एक्चुअल मास आइसोटोप का माइनस कर दें, इन दोनों का डिफरेंस कहलाएगा मास डिफेक्ट इन आइसोटोप फॉर्मेशन, ओके। और अगर आप न्यूक्लियर रिएक्शन में इसको कंसीडर कर रहे हैं, तो इन न्यूक्लियर रिएक्शंस हम मास डिफेक्ट कंसीडर करते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहां ध्यान दें, आप जब मास की कैलकुलेशन की बातें करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एक्चुअल में बात करें न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए, तो वहां पर ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर प्लाज्मा स्टेट होती है। जैसे आप न्यूक्लियर फ्यूजन वगैरह की बातें करते हैं, फिशन वगैरह की बातें करेंगे, तो उस जगह पर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, वो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर चले जाते हैं और उसमें वो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो आप वहां पर न्यूक्लियर कंसीडर करेंगे, राइट। जैसे हम बोल रहे हैं 4He2 या 2H1 का फ्यूजन हो रहा है और 4He2 बन रहा है, तो 2H1 जो एक्चुअल में जब फ्यूज होंगे तो वास्तव में न्यूक्लियर होते हैं, एटम नहीं होते हैं। तो आपको मास ऑफ रिएक्टेंट्स में न्यूक्लियर रिएक्शन में एक्चुअल में न्यूक्लियर का मास लेना चाहिए, ओके। और मास ऑफ प्रोडक्ट में एक्चुअल में न्यूक्लियर का मास आएगा। न्यूक्लियर का मतलब कैटायन, वो कैटायन जिसके अंदर एक्चुअल में कोई भी इलेक्ट्रॉन उसके साथ में बाउंडेड नहीं है, तो उसके लिए हम प्लाज्मा स्टेट वर्ड यूज करते हैं, बेटर है कैटायन की जगह प्लाज्मा स्टेट टर्म यूज करें। तो न्यूक्लियर, तो एक्चुअल में ये एटम्स का पार्टिसिपेशन नहीं है सिंपल रिएक्शन में कि एटम्स की रिएक्शन हुई और प्रोडक्ट बन गए, राइट। न्यूक्लियर के कॉम्बिनेशन होंगे या न्यूक्लियर की रिएक्शन होगी और न्यूक्लियर प्रोड्यूस होंगे। तो आपको न्यूक्लियर रिएक्शन में अगर आपको मास डिफेक्ट मालूम है, तो इस सिचुएशन में हम कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर रिएक्शन, एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर रिएक्शन इज इक्वल टू मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। जैसा मैंने आपको समझाया था, तो आप अगर सी की वैल्यू 3 × 10⁸ लेंगे मीटर पर सेकेंड, और मास अगर केजी में लेंगे, मीन्स मास डिफेक्ट केजी में लेंगे, तो ये जूल के अंदर आ जाएगा, ओके। आप चाहें तो उसको यूवी में कन्वर्ट कर लें, ओके। तो एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर रिएक्शन वी कैन इजीली कैलकुलेट बाय मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखें, डेल टाइम अगर केजी में आएगा तो सी की वैल्यू आप 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लेंगे, तो ये एनर्जी जूल के अंदर आएगी, ओके। नेक्स्ट टर्म इज बाइंडिंग एनर्जी, ओके। बाइंडिंग एनर्जी को हम न्यूक्लियस को उसके कांस्टेंट न्यूक्लियॉन्स में ब्रेक करने के लिए डिफाइन करते हैं। मींस अगर आपके पास कोई न्यूक्लियस है और उसको आप उसके न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जो उसके अंदर प्रेजेंट है, उसमें अगर आप ब्रेक कर दें, तो जो आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी को ध्यान रखें, अगर आप न्यूक्लियस को ब्रेक करेंगे तो मैं बोलूंगा एनर्जी रिक्वायर्ड, और अगर आप किसी न्यूक्लियस को
उसके कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियन से अगर प्रोड्यूस करेंगे तो फिर मैं बोलूंगा एनर्जी रिलीज। मींस एनर्जी रिलीज व्हेन अ न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियंस। ओके, जनरली हम बाइंडिंग एनर्जी ब्रेक करने पर डिफाइन करते हैं, तो आप इसमें आराम से लिख लें एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियंस। ओके, एनर्जी is required to break a nucleus into its constituent nucleons। ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी अगर आपको किसी न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ती है तो इसका मतलब वो न्यूक्लियस स्टेबल है, फाइन। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होता है कि हम एक न्यूक्लियस का दूसरे न्यूक्लियस से कंपैरिजन कैसे करें। हाउ आई कैन कंपेयर 4He2 विद 40Ca20। बोथ आर स्टेबल आइसोटोप्स, राइट। ये हीलियम का एक स्टेबल आइसोटोप है, कैल्शियम का स्टेबल आइसोटोप है, लेकिन दोनों के अंदर न्यूक्लियस के नंबर में डिफरेंस है। इसमें न्यूक्लियस है 4 और उसमें है 40। तो बाइंडिंग एनर्जी जिसके लिए ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा, ये क्राइटेरिया सही नहीं है। ओके, सो ट्रू क्राइटेरिया इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, फाइन। मींस अगर आपको हीलियम के न्यूक्लियस को उसके कांस्टेंट न्यूक्लियंस में ब्रेक करने की एनर्जी मालूम है तो उसको आप डिवाइड बाय 4 कर दें। सिमिलरली कैल्शियम में इसकी बाइंडिंग एनर्जी मालूम है, डिवाइड बाय 40 कर दें तो ये हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द ट्रू क्राइटेरिया टू जज स्टेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियस। ओके, मोर स्टेबल न्यूक्लियस अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होना चाहिए। तो आप लिख लें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ए क्राइटेरिया टू जज स्टेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियस। ओके, फुल स्टॉप, फिर स्मॉल लिख लें मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मोर स्टेबल न्यूक्लियस, मोर स्टेबल न्यूक्लियस, फाइन। सो ये लाइन ध्यान रखें, मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मोर स्टेबल न्यूक्लियस, फाइन। जैसे मैंने भी आपको समझाया था एलिमेंट्स अलग अलग हैं, उनके न्यूक्लिय अलग अलग हैं, तो उनके अंदर न्यूक्लियंस अगर अलग अलग हैं तो आपको बाइंडिंग एनर्जी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, आपको कंपैरिजन करना चाहिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से। ओके, मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मोर स्टेबल न्यूक्लियस। इसके लिए हम एक ग्राफ जो है वो भी बना सकते हैं। नेचर में प्रेजेंट जो स्टेबल आइसोटोप्स हैं उनके लिए अगर हम मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मैं शॉर्टकट में बाइंडिंग एनर्जी को बी लिख रहा हूं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ओके, तो ये जो ग्राफ होता है वो अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा होता है, वो लाइक उसमें कुछ ऐसे छोटे छोटे पीक से आते रहते, राइट, इस तरीके से। इसके अंदर कुछ पीक्स आएंगे। जनरली ये पीक्स जो आते हैं ये आपने मुझसे कुछ समय पहले मैजिक नंबर का नाम सुना हुआ है। मैजिक जो नंबर होते हैं, मैजिक नंबर्स पर जो आपके न्यूक्लियाइड हैं, जिनके न्यूक्लियंस के पास मैजिक नंबर है, ये ज्यादा स्टेबल है, लाइक 4He2, 20Ca40, 8O16 लाइक दैट, ठीक है। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम जो है ये आयरन के लिए होता है, मैक्सिमम फॉर Fe 56 के लिए होता है, राइट। इसके बाद फिर मास नंबर इंक्रीज होने के साथ में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फर्दर डाउन हो जाती है। मींस जहां पर मास नंबर नियर अबाउट 50-60 के अराउंड है, यहां पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन काफी ज्यादा है। ओके, तो ये इंफॉर्मेटिव पार्ट है, फिजिक्स में काफी यूजफुल है रेडियो एक्टिविटी के अंदर। ओके,
केमिस्ट्री के अंदर न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन प्रोसेस बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दोनों ही प्रोसेस के अंदर ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होता है ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ सम मास इनटू एनर्जी। इन रिएक्शंस के अंदर कुछ मास डिफेक्ट होगा या ऑब्जर्वेशन में आता है जिसकी वजह से मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन दोनों ही प्रोसेस में लार्ज अमाउंट में हीट इवॉल्व होगा। मैंने क्या बताया आपको, ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ सम मास ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू एनर्जी। रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो रिएक्टेंट का मास एग्जैक्टली प्रोडक्ट के मास के इक्वल नहीं आता है, कुछ मास का लॉस होता है। उसकी वजह से इन दोनों ही प्रोसेस में काफी हीट इवॉल्व होती है। तो आप एक लाइन लिख लें, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व in both nuclear processes, due to conversion of some mass of reactants, into energy। ओके, तो दोनों ही प्रोसेस में काफी हीट इवॉल्व होती है, लेकिन इन दोनों प्रोसेस के अंदर काफी डिफरेंस है। न्यूक्लियर फिशन के अंदर जहां हैवी न्यूक्लियाई लाइट न्यूक्लियाई में ब्रेक होता है, वहीं न्यूक्लियर फ्यूजन में लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज होकर रिलेटिवली एक हैवी न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो इनको डिटेल में हम देखेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कवर करेंगे न्यूक्लियर फिशन। नाउ सी न्यूक्लियर फिशन, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर यूरेनियम का जो आइसोटोप 235 है, ये स्लोली न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है। मींस हम रिएक्टर के अंदर न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करवाते हैं। U235 इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके U236 में कन्वर्ट होता है। ओके, और ये U236 रिएक्टर के अंदर ब्रेक होता है दो डिफरेंट न्यूक्लियाई के अंदर, प्लस फ्यू न्यूट्रॉन्स आर आल्सो इमिटेड। ये देखिए मैंने इधर क्या लिखा हुआ है, X प्लस वाई प्लस न्यूट्रॉन्स। रिएक्टर की कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये न्यूट्रॉन्स में भी 2 और 3 निकलेंगे, और उसके अलावा ये X और Y फिक्स नहीं होते हैं। ये रिएक्शन की कंडीशंस के अकॉर्डिंग Ba और Kr या जिनॉन स्ट्रोंशियम या Cs और R भी हो सकते हैं। तो इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये तो दोनों जो न्यूक्लियाई बनेंगे, इनको अगर हम यहां पे रखते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है। बैलेंस करके अगर हम रिएक्शन को देखें तो सपोज जिनोन और स्ट्रोंशियम निकल रहे हैं, तो अगर हम इनको यहां रखकर बैलेंस करेंगे तो मालूम हो जाता है कि न्यूट्रॉन्स कितने निकलेंगे। तो इस प्रोसेस में ध्यान रखें, हमेशा ऑलवेज स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन, और फिर ये हैवी न्यूक्लियाई दो लाइट न्यूक्लियाई में रिलेटिवली लाइट न्यूक्लियाई में ब्रेक होगा, वो है X और Y, राइट। वो इन जनरली इन 6 में से कुछ भी 2 हो सकती हैं, और प्लस न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। न्यूट्रॉन्स भी जनरली 2 या 3 होते हैं। तो ये जो हमारा प्रोसेस है न्यूक्लियर फिशन, इसमें 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होती हैं। जैसे आपने सुना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चेन इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन, राइट। तो यहां पर जो इनिशिएशन प्रोसेस है वो फर्स्ट स्टेप यही है। इनिशिएशन। So first step is initiation. Neutron is absorbed by one U235 present in reactor and converted into U236. Okay, and now this U236 is converted into relatively 2 different light nuclei and neutrons. ये मैंने क्या बोला आपको, इन कॉम्बिनेशन में से कुछ भी होता है, तो इसको आप रटने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखें कि इनिशिएशन में हमेशा ये रिएक्शन जब स्टार्ट हो रही है तो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब होगा। तो एक्चुअल में हम रिएक्टर के अंदर यूरेनियम का जो सैंपल लेते हैं उसके ऊपर न्यूट्रॉन्स को बॉम्बार्ड करते हैं, राइट। तो जो न्यूट्रॉन्स होते हैं इसको एब्जॉर्ब करता है U235, और वो उसको एब्जॉर्ब करके U236 में कन्वर्ट होगा। कभी भी ये रिएक्शन बिना न्यूट्रॉन के एब्जॉर्प्शन के स्टार्ट नहीं होती, इसको हमेशा ध्यान रखना है आपको, राइट। सो दिस इज कॉल्ड इनिशिएशन स्टेप। ये हमारे न्यूक्लियर फिशन की इनिशिएशन पार्ट है, राइट। ये जैसे ही न्यूट्रॉन्स इसमें इमिट होंगे, ये फर्दर इमिट होने के बाद यूरेनियम के ही सैंपल पे स्ट्राइक करते हैं, तो ये न्यूट्रॉन्स
फर्दर जो इमिट होंगे वो सैंपल में जो और यूरेनियम के अदर पार्टिकल्स रखे हुए हैं उन पर स्ट्राइक करेंगे, राइट। आपको और ज़्यादा U-236 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा और उससे कॉरस्पॉन्डिंग आपको और ज़्यादा ये 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई प्लस न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड चेन प्रोपेगेशन, राइट। तो इस प्रोपेगेशन स्टेप के अंदर दिस पार्ट ऑफ प्रोसेस रिपीट्स इटसेल्फ ओवर एंड ओवर विद ईच स्टेप यील्डिंग मोर प्रोडक्ट्स। मीन्स इसमें आप इजी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इमिटेड न्यूट्रॉन फर्दर स्ट्राइक ऑन U-235 सैंपल एंड प्रोड्यूस मोर न्यूक्लियाई ऑफ U-236 finally converted into 2 different nuclei and more neutrons, okay। तो चेन प्रोपेगेशन के अंदर ये आपकी स्टेप फर्दर और आगे बढ़ती जाएगी। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर मान लीजिए फर्स्ट स्टेप में 3 न्यूट्रॉन निकले तो नेक्स्ट स्टेप में 9, देन 27, देन 81, देन 243, इस तरीके से। तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट आपका प्रोसीड होगा। और एंड जो टर्म है दैट इज कॉल्ड टर्मिनेशन। अगर आप चाहते हैं कि ये स्टेप को फिनिश करना या ये स्टेप फिनिश हो जाए तो हमारे रिएक्टर में जो यूरेनियम का सैंपल है अगर वो कंज्यूम हो गया तो वैसे भी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, या फिर आप जो इमिटेड न्यूट्रॉन्स हैं उनके इजेक्शन को डायरेक्शन को चेंज कर दें, मतलब वो यूरेनियम के सैंपल तक रीच ना कर पाए, मीन्स यूरेनियम उनको एब्जॉर्ब ना कर पाए। तो हमारे पास यहाँ पर प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये जो न्यूट्रॉन्स निकलेंगे तो फिर इनका जो नंबर है वो बहुत तेजी से इंक्रीज होगा, तो प्रोसेस की रेट को कम करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए हम कैडमियम के रॉड्स यूज करते हैं। आपने सुना होगा कैडमियम रॉड्स आर वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये जो रिएक्टर के अंदर चारों तरफ जो कैडमियम की रॉड्स लगी होती हैं, ये कैडमियम की जो रॉड्स हैं इनको हम रिएक्टर के अंदर ज़्यादा इंसर्ट करते हैं तो ज़्यादा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और अगर हम रिएक्टर से इनको निकालें तो ये कम न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगी। तो हम रॉड को इंसर्ट करके या रिएक्टर के अंदर से थोड़ा हटा करके रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। इस न्यूक्लियर रिएक्शन की जो रेट है उसको हम कैडमियम रॉड्स की हेल्प से कंट्रोल करते हैं, राइट। तो आप चाहते हैं कि रिएक्शन की रेट काफ़ी कम हो जाए तो उसके लिए आप कैडमियम की रॉड्स को मैक्सिमम एज पॉसिबल रिएक्टर के अंदर इंसर्ट कर दीजिए, ठीक है ना। तो वो लगभग सारे न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। और आप जानते हैं कि अगर सारे न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब हो जाएं तो उस केस में आपकी रिएक्शन वैसे स्टॉप हो जाएगी, या सैंपल फिनिश हो जाए, या आप इमिटेड न्यूट्रॉन्स को यूरेनियम की सरफेस तक अगर नहीं जाने देंगे तो उस सिचुएशन में भी ये स्टेप फिनिश हो जाएगी, जिसका नाम है टर्मिनेशन, ओके। तो नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप इज टर्मिनेशन। सो लास्ट स्टेप इज टर्मिनेशन। जैसा मैंने बोला उसके हिसाब से आप याद रखेंगे, इसको लिख भी लें। न्यूक्लियर फिशन रेट इज कंट्रोल्ड बाय कैडमियम रॉड्स। कैडमियम रॉड्स आर वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इनको हम रिएक्टर के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं या विड्रॉ करके हम रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। टर्मिनेशन लास्ट स्टेप है। जैसा मैंने आपको बोला सैंपल फिनिश हो जाए तो ठीक है, या फिर जो न्यूट्रॉन्स जो इमिट हो रहे हैं रिएक्टर के अंदर उनको आप एस्केप कर दें और वो सैंपल तक ना पहुंचे, या सैंपल के अंदर जो प्रेजेंट U-235 है वो इनको एब्जॉर्ब न कर पाए। तो अगर आप इन न्यूट्रॉन्स को एस्केप कर देंगे फ्रॉम द सैंपल तो भी ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, राइट। तो टर्मिनेशन इज द लास्ट स्टेप ऑफ न्यूक्लियर फिशन। आपने एटम बॉम्ब का नाम सुना होगा। एटम बॉम्ब इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिशन। तो आप इसको लिख भी लेंगे, एटम बॉम्ब इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिशन, ओके। लास्ट पार्ट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ये प्रोसेस न्यूक्लियर फिशन से बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें 2 डिफरेंट या कभी कभी सेम न्यूक्लियर भी हम ले सकते हैं। ये 2 लाइट न्यूक्लियर फ्यूज होती हैं और रिलेटिवली एक हैवी न्यूक्लियर इसके अंदर प्रोड्यूस होती है, राइट। तो 2 डिफरेंट या 2 सेम भी हो सकती है। 2 light nuclei fused together and formed relatively heavy nuclei, okay। For example 1H1 और 2H1 फ्यूज होकर 3He2 बनाएंगे, या 2H1 प्लस 3H1 के फ्यूज होने से 4He2 प्लस एक न्यूट्रॉन बनेगा,
या 2H1 प्लस 2H1 से 4He2, या फिर डिपेंड ऑन कंडीशन 3H1 प्लस 1H1 भी बन सकता है। तो ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस है, इसमें न्यूक्लियर को फ्यूज करना होता है। अब न्यूक्लियर के बीच में बहुत जबरदस्त रिपल्शन होता है, तो यहां पर न्यूक्लियर को फ्यूज करने के लिए आपको इनिशियली हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। इनिशियली वेरी हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड इन न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर को आपको न केवल क्लोज लाना है, बल्कि उनको क्लोज लाकर फ्यूज करना है। तो इजी लैंग्वेज में इनिशियली आपको इसमें एनर्जी देनी होती है, लेकिन जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी तो उस रिएक्शन की वजह से यहां पर मास डिफेक्ट होगा, और मास डिफेक्ट आएगा मींस रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के इक्वल नहीं आएगा, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो उस मास डिफेक्ट की वजह से इस प्रोसेस में भी बाद में बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होती है। बट इसमें ध्यान रखें, आप चाहे तो आप इसको लिख लें, इनिशियली वेरी हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। आपने हाइड्रोजन बॉम्ब का नाम सुना होगा। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, ये काफी डेंजर बॉम्ब है। इसकी कैपेसिटी को डिपेंड करता है आप कितना इसको डेंजर फॉर्म में क्रिएट करना चाहते हैं। ये 50 टाइम्स 70 80 टाइम्स भी एटम बॉम्ब के रेस्पेक्ट में डेंजर हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम बेसिक लेवल पर ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि हाइड्रोजन बॉम्ब को अगर आपको कभी फोड़ना पड़ेगा किसी कंट्री के ऊपर, आप समझ जाएं, तो हाइड्रोजन बॉम्ब की इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए पहले उसके साथ में एक एटम बॉम्ब अटैच करेंगे। वो एटम बम फूटेगा, उससे हाई टेम्परेचर जनरेट होगा, बहुत हीट इवॉल्व होगी, और उस हाई टेम्परेचर से रिएक्शन इसकी स्टार्ट हो जाएगी, और फिर वहां पर जबरदस्त एनर्जी रिलीज होगी, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगी, और डेफिनेटली उस जगह पर जहां हाइड्रोजन बम फूटेगा प्लाज्मा स्टेट आ जाएगी। मीन्स कोई एटम एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, केवल न्यूक्लियस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहां पर एग्जिस्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा स्टेट। तो वो एटम बॉम्ब की हेल्प से अगर हम हाइड्रोजन बम को फोड़ें तो इस हाइड्रोजन बॉम्ब से वो स्टेट हम क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रोसेस का एक एडवांटेज है कि इसमें जो ये रिलेटिवली हैवी न्यूक्लियर प्रोड्यूस हो रही हैं, ये बहुत हार्मफुल नहीं है। जैसे अगर आप देखेंगे तो 4He2 रेडियो एक्टिव ही नहीं है, राइट, तो इनको स्टोरेज करने में प्रॉब्लम नहीं है। जबकि न्यूक्लियर फिशन के अंदर जो आपके प्रोडक्ट बनते हैं, चाहे वो जिनॉन बने, चाहे वो स्ट्रोंशियम बने, या CS बने, चाहे RB बने, ये रेडियो एक्टिव होते हैं, तो इनको स्टोरेज में प्रॉब्लम है, जबकि यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जो आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं वो डेंजर सब्सटेंसेज नहीं है। ओके।